कहते हैं ना तेरा एक होगा ना मेरा लाख होगा, ना तेरी हंसी होगी ना मेरा मजाक होगा। ना तेरा एक होगा ना मेरा लाख होगा, ना तेरी हंसी होगी ना मेरा मजाक होगा। मत कर गरूर साहे जहां बदन का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। किसी शायर की ये शायरी है, किसी अच्छे फनकार ने लिखा है ये 4 लाइन, और मैंने आप तक भेजा है सिर्फ इसलिए कि इस दुनिया में जो कोई आया है उसे जाना है। सिकंदर जैसा बादशाह भी इस दुनिया से हाथ पसारे यानी खाली हाथ चला गया, लेकिन समय समय की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहीं वो कितनी चुस्त दुरुस्त थी, कैसा था उस समय का माहौल, इतिहास उसे आज भी गाता है। ठीक इसी तरह से आज का माहौल भी आने वाले कल में इतिहास गाएगा। अभी पिछले वीडियोज में एक जज की कहानी मैंने आप तक भेजी थी, और उस महिला जज ने सिर्फ और सिर्फ अपने उच्च अधिकारियों के यहाँ चिट्ठी लगाते लगाते इतनी थकी हारी कि उसने मुख्य न्यायाधीश से, जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे इच्छा मृत्यु की चिट्ठी लगाई कि मुझे मर जाने की इजाज़त दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो प्रताड़ित की गई और उसने स्पष्ट रूप से अपनी चिट्ठी में प्रताड़ना की बात लिखी। आइए इसी तरह से एक और खबर से आपको अवगत करवाते हैं, एक और घटना से आपको अवगत करवाते हैं। और ये दुखद घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ राजधानी की ये कहानी है, और ये कहानी 5 दिसंबर की है। सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ते झगड़ते टकराते हम तक आई है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस दर्द से अवगत हों। और जहां देश स्वर्णिम युग में जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं का जब भाषण सुनते हैं तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारतवर्ष। राम मंदिर का 22 जनवरी को निर्माण होना, प्राण प्रतिष्ठा होना, उद्घाटन होना है, निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राम मंदिर बनने जा रहा है। राम युग की लोग कल्पना कर रहे हैं कि देश में रामराज आने वाला है, रामराज आने वाला है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है कि देश में रामराज आए। राम के राज्य में जो कल्पना करी थी लोगों ने, जो राम के राज की कहानियां मिलती हैं ना, वो कैसी थी? जब कभी आप इतिहास पढ़ेंगे, अपने धार्मिक धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो रामराज की कल्पना जब करेंगे, रामराज की कहानी जब सुनेंगे कि उस समय कैसा सुशासन था दुनिया में, कैसे लोग थे रामराज में, तो निश्चित तौर पर उस रामराज से जब आज के रामराज की तुलना करेंगे तो बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। ये अंतर कब खत्म होगा? आइए एक कहानी आपको बताते हैं। 5 दिसंबर दिन में 11 बजे एक लड़की जिसका नाम सपना बताया जाता है, वो सपना अपने घर से निकल करके आती है KGM में, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में दवा लेने के लिए। अपनी पर्ची लगाती है और अपने नंबर का इंतजार करने लगती है। लगभग 2 से सवा 2 घंटे की देरी है उसका नंबर आने में। जब ये जानकारी उसको मिलती है कि मेरा पर्चा अभी 2 सवा 2 घंटे बाद मेरा नंबर आएगा, मेरा पर्चा देखा जाएगा, तो अपना पर्चा वहां छोड़ करके नीचे चली आती है और एक चाय की दुकान पे जाके बैठ जाती है। वहां चाय पीती है और चाय वाले भैया से उसने एक निवेदन किया जिसका नाम सत्यम बताया गया। सत्यम से उसने कहा कि भैया मेरी मोबाइल बंद है, अगर ये चार्ज हो जाती, बंद होने वाली है, अगर चार्ज हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। उसने कहा सिस्टर देखने के बाद बोला कि मेरे पास तो इसका चार्जर है नहीं, आप ऐसा करो कि उस एम्बुलेंस के पास आओ, मैं उसे बोल देता हूँ, वो असलम जो ड्राइवर उसका है, उससे बोल देता हूँ आपकी मोबाइल चार्ज पर लगा देगा, और फिर आप आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ी देर में आपकी मोबाइल चार्ज हो जाएगी। वो जाती है, असलम से बताती है कि भैया वो चाय वाले भैया ने मुझे भेजा है, मोबाइल मेरी चार्ज पे लगा दीजिए। असलम मोबाइल को लेता है, मोबाइल को चार्ज में लगा देता है, और वो जाती है पुनः आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट वहाँ रहती है दुकान पर। फिर लौट करके असलम के पास आती, बोलती भैया देखो कुछ हो गया होगा, दे दीजिए मेरी मोबाइल। असलम बोलता है पीछे से आ जाओ, मैं आगे अगली सीट पर बैठा हूँ, पीछे से आ जाओ, गेट खोल करके अपनी मोबाइल निकाल लो, पीछे लगाई गई। और जैसे सपना अंदर आती है मोबाइल लेने के लिए, तैसे ही उसका पार्टनर यानी असलम का एक पार्टनर जिसका नाम सुहेल बताया जाता है, सुहेल पीछे से दरवाजे को बंद कर देता है, एम्बुलेंस के दरवाजे को बंद करता है, यानी सपना अंदर हो जाती है और वो दरवाजे को पीटने लगती है, चिल्लाने लगती है। पता चला इतने में एम्बुलेंस ले करके असलम, सुहेल और वो चाय वाला सत्यम, ये तीनों जो है निकल जाते हैं रायबरेली रूट पर। बताते हैं सफ़ेदाबाद के आसपास एक ढाबा है, इसके मित्र का ढाबा है, और वहाँ ले जाते हैं। वहाँ इसे नशीला पदार्थ खिला करके ये तीनों उसके साथ सामूहिक अत्याचार दुराचार करते हैं।
अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं और फिर उसको ला करके सपना को मुंशी पुलिया पर, जो इंदिरा नगर के पास है, मुंशी पुलिया पर छोड़ देते हैं। सपना जब कुछ होश में आती है तो मुंशी पुलिया के पास, चूंकि लखनऊ की रहने वाली है, तो मुंशी पुलिया के पास है, उसकी सहेली रहा करते, उसे फ़ोन किया और उसके पास चली गई। आप बीती उसने अपनी मम्मी को बताया फ़ोन पर, माँ उसको आती है, ले जाती है, सहेली, माँ और वो तीनों मिल करके जो है जब इस घटना की तफसीस का कायदे से जांच पड़ताल करती हैं तो उनके समझ में आता है कि ये बहुत गलत हुआ है और इसका FIR होना चाहिए। फिर क्या था, थाने का चक्कर लगना शुरू हो गया। माँ बेटी को लेकर के थाने पर जाती थी FIR करने के लिए, लेकिन सुनवाई नहीं होती थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकल गए और जब FIR दर्ज नहीं हो रही है तब एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन किसका है? पूर्व DGP अशोक सिन्हा का। वो बिटिया किसकी है? वो इसीलिए फ़ोन नहीं करते थे, इसीलिए इसमें हाथ नहीं डालना चाह रहे थे, अपना नाम नहीं चाहते थे कि मीडिया में आए, लोग ये जाने कि हमारे परिवार के साथ गलत हुआ है, DGP के परिवार के साथ गलती हुई है, इतने गलत लोगों ने किया है। फिर क्या था, जब फ़ोन आया फिर कार्रवाई आगे बढ़ने लग गई। अगर मिनटों सेकंडों नहीं लगे, FIR हुआ, बात आगे बढ़ी और पुनः 2 दिन 24 घंटे के अंदर, 2 दिन नहीं 24 घंटे के ही अंदर ये तीनों मुजरिम पकड़े गए जेल में। आगे दंड क्या मिलना है ये कोर्ट तय करेगा, ये फैसला तय करेगा कोर्ट। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात है कि अगर वो सपना DGP की बेटी ना होती, अगर वो ऐसे परिवार से ना होती, तो जैसे 5 दिन लगातार वो नहीं चाहती थी कि मेरे पापा का नाम भी रोशन हो या मेरे पापा का नाम लोग जान पाएं कि मैं किसके परिवार से हूं या ऐसा क्यों हुआ है, या खुद वो नहीं चाहते थे, DGP साहब नहीं चाहते थे कि मेरा नाम आए। अंतोगत्वा मजबूर होकर के इस तरह से करना पड़ा। क्या ऐसे रामराज की हम कल्पना करेंगे? क्या इस तरह से देश में अभी जज साहब के साथ जो हुआ है, महिला जज के साथ, जो बांदा की महिला जज है उनके साथ जो हुआ है, क्या इस तरह से होना चाहिए? ऐसी हजारों हजार घटनाएं रोज रोज देश में घटती जा रही हैं। हम कैसे भारत को विश्व गुरु, कैसे स्वर्णिम युग, कैसे रामराज की हम कल्पना करें? ये सवाल तो मेरा दुनिया के सभी नेताओं से जाता है जिनके लच्छेदार भाषण निकलते हैं, चाहे जिस पार्टी के हो। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि चाहे, अब क्या कह दें मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहता या नहीं बोलता राजनीति पर, लेकिन फिर भी कभी कभी दुख होता है कि 67 साल की आज़ादी, यानी 70-72 साल की आज़ादी में किसने शासन नहीं किया और बांटा जाति धर्म में, सबको सबसे लड़ा दिया। ये 70-72 साल का आज़ादी के बाद से आज तक किस किस की सरकारें नहीं आई देश में? क्या हमने कांग्रेस को नहीं देखा? क्या हमने भाजपा को नहीं देखा? क्या हमने सपा बसपा को नहीं देखा? किस पार्टी को हमने नहीं देखा? सारी पार्टियों को हमने देखा। हमने 2 लाइन में लिखा था कि चाहे सपा भाजपा हो या बसपा कांग्रेस, कत्ल किया जनतंत्र का, सबने बेच दिया है देश। जनतंत्र पछता रहा है खड़ा होकर के, जैसे लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस राजनीतिक दलों के सामने, राजनेताओं के सामने जैसे भौना भौना सा नजर आता है। सब मिलाकर के आगामी चुनाव, मंदिर का उद्घाटन अभी होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया जा रहा है, लगभग देश के सारे लोग वहां पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा यहाँ भी है कि अभी जो ये चल रहा है, जो उस बच्ची के साथ हुआ है, कितना अनर्गल अन्याय हुआ है उसके साथ, ये सोचने का विषय है। लेकिन एक और विषय है कि राम मंदिर मुद्दा बना करके दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ को मजबूत करने वाले 2 महान नेता, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी साहब, जो अच्छे विचारक, अच्छे संदेशवाहक, अच्छे सोचने वाले व्यक्तियों में से थे, इनको वहाँ के किसी संत ने मना किया है कि आपकी उम्र और आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं दी जाती। पहले से निमंत्रण, ऐसा निमंत्रण गया हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब भाइयों ने इसको बहुत तेज़ी से चलाना शुरू भी किया है। तो कहीं ना कहीं से ये बुज़ुर्ग हमारे देश की धरोहर हैं और माननीय अटल जी जैसे, आडवाणी जैसे लोग, मुरली मनोहर जैसे लोग कहाँ मिलेंगे? जो पुराने नेता हमारे थे, वास्तव में एक अच्छे विशेषज्ञ थे, अच्छे सोचने वाले लोग थे,
मैं तो भाई अगर मुझे थोड़ा सा अधिकार होता तो मैं चरणों में शीश नवा करके विनम्रता के साथ आदर सहित उनको लाता, उनके लिए कुछ विशेष सोचता। चलिए अगले वीडियो में जल्द आप लोगों से मुखातिब होते हैं किसी नई सूचना, नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें भरोसा है कि हमारा यह वीडियो आप लोग पसंद करेंगे और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे, एक दूसरे तक हमारे इस मैसेज को डालने का कष्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।